नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालच एक दिन ले डूबता है। कुलदीप साहब की सारी पेंशन बेटा और बहू अय्याशी में उड़ा दिए। कुलदीप साहब लकवे से बिस्तर पर पड़ गए। वो दो दिन भूखे गंदगी में पड़े रहते। जब महीने बाद पेंशन लाने बैंक जाना होता तो बेटे को बाप का ख्याल आ जाता। एक दिन कुलदीप साहब की बेटी आई तो बाप की ऐसी लाचारी हालत देखकर बोली, भाई पिताजी का इलाज करवाओ। तो भाई कहने लगा, मेरे पास तो खाने के लाले पड़े हैं। इतना सुनना था कि उसने पति से छुपकर भाई को अपने सोने के चेन दिए और कहा, पिताजी का इलाज करवाओ। भाई और भाभी ने चेन बेचे और हनीमून मनाने शिमला चले गए और सोचा जब तक वापस आएंगे तब तक पिताजी जहन्नुम पहुंच जाएंगे। जब शिमला में पैसे खत्म हुए तो वो वापस घर लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सरिता ने अपनी जान से प्यारे पिता की ऐसी दयनीय हालत देखी तो उसका दिल खून से छलनी छलनी हो गया। क्योंकि वो पिता जिसने अपनी औलाद को हमेशा सर आँखों में बैठाया था, माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों एक साथ दिया था, वो आज इस हालत में पड़ा था कि उनका बिस्तर उनके गंदगी से बदबू कर रहा था और बहू या बेटे को साफ करने की जरूरत तक न थी। सरिता अपने पिता की ये हालत देखकर तड़प उठी। कुलदीप जी को जब से लकवा हुआ था और वो बहू बेटे के सहारे पर पड़े थे, तब से ही वो कंकाल मातृ बन गए थे। दो दिन तक उन्हें खाने को कुछ न मिलता था, क्योंकि बहू और बेटा तो यही चाहते थे कि वो बिस्तर पर पड़े कहर कहर कर मर जाएं और हमें इनकी सेवा से छुटकारा मिल जाए। सरिता ने अपने पिता कुलदीप को खुद साफ किया, उनका बिस्तर बदला जो न जाने कितने दिनों से गंदा और बदबूदार हुआ पड़ा था। न जाने कुलदीप साहब कैसे इस बिस्तर पर सोते थे, न जाने उन्हें रात को कैसे नींद आती होगी, मगर नींद भी कहाँ आती होगी। भूखे पेट भला नींद कहाँ आती है इंसान को। सरिता अपने भाई के ऐसे व्यवहार पर बहुत दुखी थी। वो खुद शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी और दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार ही पिता की मोहब्बत में आ जाती थी और उनकी हालत देखकर तड़प जाती थी। उसने अपने भाई को पास बैठाया। कुलदीप जी का एक बेटा और एक बेटी थे, जिनको बचपन से ही उन्होंने खुद पाल पोस कर जवान किया था। क्योंकि कुलदीप साहब की पत्नी शांति जी सरिता के जन्म के होते ही अचानक तबीयत खराब होने से मर गई थी और तब से कुलदीप साहब ने ही इन दोनों बच्चों को माता और पिता बनकर पाला था। वो स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे और उसी से ही उन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां करके अपना कर्तव्य पूरा किया था कि अब तो घर बैठकर अपना बुढ़ापा अच्छे से काटेंगे। मगर कुलदीप साहब का ये सपना सपना ही रहा, क्योंकि बुढ़ापे में ही असल रिश्तों की पहचान का समय हुआ था। कुलदीप साहब जैसे ही रिटायर हुए, उनका बीपी बढ़ने से लकवे का दौरा पड़ गया और ये अटैक ऐसा साबित हुआ कि वो बिस्तर के ही होकर रह गए और जिस औलाद को उन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, आज वो ही पराए हो गए थे। खास तौर पर उनका बेटा कमलेश, जिसने शादी के बाद अपने पिता को बिल्कुल ही भुला दिया था। उसे अपने पिता की जरूरत सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को पड़ती थी, क्योंकि इस तारीख को पेंशन आनी होती थी। कुलदीप साहब की रिटायरमेंट पर जितना फंड उन्हें मिला था वो लाखों में था और कुलदीप साहब को तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि सारे पैसे कमलेश ने वसूल किए थे, ये कहकर कि पिताजी का बोझ अब हमें ही उठाना है। बहन को भी अपना हिस्सा नहीं दिया था। कुलदीप साहब बहुत ही ज्यादा बेबस हो गए थे, क्योंकि बेटे जब जवान हो जाएं
तो बाप के मुंह को आ जाते हैं। यही हाल कमलेश का भी था। वो तो बस पत्नी का ही बनकर रह गया था। उसकी ही जी हजूरी करता, जैसे वह नचाती वह नाचता रहता था। जैसे जैसे उसकी पत्नी उसके कान भरती थी वो वैसे वैसे ही करता था। वो पूरी तरह से जोरू के वश में था। वो अपने पिता के एहसान बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि उसने पिता ने तो माँ की कमी भी पूरी की थी और बाप की भी। औलाद को पढ़ाया लिखाया था, मगर वो फिर भी बाप के पैसों के लालच में ही था। सरिता की शादी पढ़ाई खत्म होते ही कुलदीप साहब ने दूसरे शहर में कर दी थी। वो अपने घर की हो गई थी और खुशहाल भी थी, इसीलिए उसने कभी भी पिताजी से पैसे नहीं मांगे थे। वैसे भी वो एक खुददार और स्वाभिमानी बेटी थी। कमलेश की तरह लालची नहीं थी, क्योंकि माँ बाप की आखिरी उम्र में बेटियां ही उनका सहारा बनती हैं। बेटे तो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कभी सरिता आती और अपने पिता को गंदगी में लेटे देखती, उनका ये हाल देखती, तो खून के आंसू रोती थी। अपने भाई को बार बार एहसास दिलाती कि पिताजी का कुछ ख्याल किया करो, क्योंकि कुलदीप साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी कमलेश पर लुटा दी थी। मगर वो बहुत ज्यादा नमक हराम था। आज भी सरिता जब कुलदीप साहब से मिलने उनके हाल चाल लेने आई तो अपने पिता की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसके बाप का बिस्तर बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे काफी दिनों से इसे साफ नहीं किया हो। सरिता साथ साथ रो रही थी, अपने पिता से माफी मांग रही थी और उनका बिस्तर भी बदल रही थी। कुलदीप साहब भी बस आंखों से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि लकवा होने की वजह से उनकी जबान भी साथ नहीं देती थी। जब कमलेश आवारागर्दी करके घर वापस आया तो सरिता ने उसे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, पिताजी बिल्कुल चल नहीं पाते, बिस्तर पर ही पड़े पड़े गंदगी करते हैं। वो बिल्कुल ही बिस्तर के होकर रह गए हैं और सफाई वगैरह भी नहीं होती। तुम लोग खुद नहीं कर सकते हो तो कोई नर्स ही रख लो इनके लिए। इन्होंने आज तक जितना भी कमाया है वो तुम पर ही लुटाया है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है कि तुम अपने पिता पर उनके इस हाल पर दया करो? भगवान न करे कि तुम पर भी कभी ये समय आए और तुम्हारी औलाद भी ऐसे मुंह मोड़ ले, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? हम दोनों सुखी रहे, इसके लिए पिताजी ने दोबारा शादी भी नहीं की। सरिता ने अपने भाई पर काफी ज्यादा इमोशनल हमला किया था, मगर उसके कान पर जू नहीं रंग रेग रही थी। सरिता कहने लगी कि पिताजी का इलाज ही करवा लो, उनकी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं और दिन ब दिन वो सूख कर काटा होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या तुम इनकी वो सारी मेहरबानियाँ भूल चुके हो? उसने जैसे भाई को एहसास दिलाना चाहा था, मगर उसका तो खून बिल्कुल ही सफेद हो चुका था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी के इलाज के लिए? मैं कौन सा लाट साहब गवर्नर हूँ या मेरी फैक्ट्री चल रही है? वो इस कदर अखड़पन से बोला कि सरिता दंग रह गई। कहने लगी कि पिताजी का सारा फंड तुमने ही रखा है, मैंने तो उसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया, और महीने बाद जो पिताजी की पेंशन आती है वो भी अच्छी खासी रकम होती है, उसमें पिताजी की दवाइयाँ भी नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे इतने कौन से खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे हैं? जिस पर कमलेश ने दहाड़ते हुए बोला कि तुम्हारी नज़र तो उसी पेंशन पर ही अटकी हुई है। शादी के समय पिताजी ने इतना ज्यादा दहेज दिया था, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया कि इतना ज्यादा दहेज दिया है। कमलेश की इस बात पर तो सरिता बिल्कुल सकते में आ गई थी। कमलेश की सोच इतनी घटिया होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म दिलाने का कोई फायदा ही नहीं था, ना ही एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो उसमें शर्म थी और ना ही एहसास नाम की कोई चीज। सरिता खामोशी से अपने भाई के पास से उठ गई।
सरिता अपने पिता को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो उस घर से निकल आई। न जाने उसके पीछे उसके पिता की क्या हालत हुई होगी। आज तो उसने अपने पिता को खाना भी खिला दिया था और उनके कपड़े भी बदल दिए, और वो जानती थी कि इसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, मगर उसे घर की मजबूरी थी। बार बार उसके पति की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो। सरिता बेचारी बहुत मजबूर थी, मगर उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। आज तो कमलेश के व्यवहार ने दिल तोड़ कर रख दिया था। कोई बेटा इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि पिता की सारी मेहरबानियां ही भूल जाए, एक पल में सब भुला दिया जाए। ये सोचते सोचते सरिता घर चली गई। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अपने बाप के लिए दवाई ले सके या उनका इलाज करवा सके या उनके लिए कोई नर्स रख सके। सरिता के पति की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल से ही बच्चों का ही गुजारा होता था और अपना पेट भर पाता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे। इसीलिए सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने पिता की मदद करे, जो कि महीने की पेंशन होने के बाद भी अपने बेटे के रहमो करम पर पड़ा था। और बहू तो जैसे पत्थर दिल की थी, उसे बात करना ही बेकार था। जरूर कमलेश के कान भर भर कर उसने भी कमलेश को अपने जैसा बना लिया था। इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग उस पर असर नहीं कर रही थी। सरिता जानती थी कि हर महीने की पहली तारीख को कमलेश पिताजी को नहला धुलाकर तैयार करता है ताकि वो उसके साथ जाए और पेंशन ले सके। तब तो उसे बड़ा ख्याल आ जाता है बाप को नहलाने का। तब तो उसे घिन नहीं आती पिताजी से, ना ही उसे कोई अपना काम याद आता था, क्योंकि उसे पिताजी से मतलब होता था कि बस पेंशन की सारी रकम वो हथिया ले। वो दोनों पति पत्नी ही अय्याश थे। 4 दिनों में पैसे उड़ाकर रख देते थे और फिर सारा महीना अपनी गरीबी का रोना रोते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनाते तो वो कुलदीप साहब को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से ला कर दे और खिलाए पिलाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सरिता कुछ दिन बाद अपने पिताजी के घर दोबारा आई। उसने अपने साड़ी के पल्लू में कोई चीज बांध रखी थी, जो शायद वो अपने घर वालों से भी छुपा कर लाई थी। वो कोई और चीज नहीं बल्कि उसके सोने के चेन थे, जो कि उसके पिता ने ही उसे दिए थे। उसके शादी के समय वो सोने के चैन, क्योंकि उसने अपने पति से छुपकर काम किया था। उसका पति भी कमलेश की तरह ही लालची स्वभाव का था। वो भी कहता था बस अपना पेट ही इतनी मुश्किल से पाल रहे हैं, अब दूसरों को बवाल अपने सर पर क्यों ले। वैसे भी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भविष्य का भी सवाल था। मगर सरिता को सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने पिता की इस हालत को ठीक करना था। इसीलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो ये सोने के चेन बेचकर उन पैसों को इलाज पर लगा दे, ताकि कुलदीप साहब कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सके और अपने बेटे के और बहू के मोहताज होकर न रह सके, क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी सजा है। सरिता जब अपने पिता के पास आई तो उनकी हालत वैसी ही थी जैसे एक भिखारी की होती है, जो कि अपनी झुग्गी में बिल्कुल बुरी हालत में और मोहताजी की हालत में किसी की दया पर पड़ा हुआ होता है। कुलदीप साहब बिल्कुल सूख गए थे, हड्डियों में तो चमड़ा दिखता ही नहीं था। जैसे ही वो सरिता का चेहरा देखते, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण आ जाती थी। वो सरिता को ऐसे देखते थे जैसे भूख से बच्चा अपनी माँ को देखता है, और सरिता अपने पिता की ये नजरें सह नहीं पाती थी।
शर्म से पानी पानी हो जाती थी। उसकी नजरें झुक जाती थी, मगर वो बेचारी भी क्या करती, उसे घर की मजबूरी थी। आज भी वो बड़ी मुश्किल से अपनी पति से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें जरा संभाल लेना, मैं अपने बीमार पिता को देखने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। सरिता ने सबसे पहले तो अपने पिता का बिस्तर बदला, ब्रश करवाया क्योंकि उनके मुंह से भी बहुत दुर्गंध आ रही थी। उन्हें नए और साफ कपड़े पहनाए, उनकी बदबू खत्म की। कुलदीप साहब थोड़े से उदास हो गए थे। उनकी नज़रों में सरिता के लिए आभार था। हालांकि वो सरिता के पिता थे, फिर भी वो उसका धन्यवाद कर रहे थे। ये भी जमाना आना था कि पिता अपनी औलाद का आभारी हो जाए। हालांकि पिता के एहसान तो इतने होते हैं कि औलाद उन्हें चाहकर भी उनका कर्ज एक जन्म क्या 10 जन्म में भी नहीं उतार सकते। सरिता की आंखों में अपने पिता की ऐसी नजरें देखकर आंसू आ गए। कहने लगी कि पिताजी मुझे इस तरह से ना देखे, मैं तो आपका कोई भी एहसान पूरा नहीं कर सकती जो आपने हम बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरमोश निकला, उसे तो अपनी पत्नी से ही फुर्सत नहीं है, वो हर समय उसके कान भरती रहती है। सरिता अपने पिता के सामने फट पड़ी क्योंकि पिता की हालत देखकर उसका दिल फटने को था। मगर कुलदीप ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया कि ऐसे मत कहो। वो अपनी नज़रों से ही उसे सब कुछ समझा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं थी। कैसे बाप थे, कितना बड़ा दिल था। ऐसे पिता तो भाग्य वालों को मिलते हैं, मगर कमलेश तो सदा का बदनसीब था। जरूर वो अपनी उम्र के अंतिम हिस्से में पछताएगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की गई जाति का बदला इंसान दुनिया में ही भुगत कर जाता है। मगर कुलदीप साहब फिर भी कमलेश के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते थे। सरिता अपने पिता की हालत ठीक करने के बाद कमलेश के कमरे में चली गई, जो कि एसी में आराम फरमा रहा था। सरिता का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे और उससे कहे कि एसी का बिल देने के पैसे आ जाते हैं, मगर पिताजी की दवाइयाँ के कुछ 500 रुपए तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी फिजूल पार्टियों से फुर्सत मिले तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। मगर वो ये सब कुछ सोच कर ही रह गई, क्योंकि वो अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये ना हो कि उसके पिता पहले वाली हालत से भी बुरी हालत में आ जाएं। इसलिए वो बड़े अच्छे से कमलेश के पास बैठी और अपने पल्लू में छुपे चेन निकालकर कमलेश को पकड़ा दिए। कहने लगी, ये कड़े मेरे शादी के हैं, जो कि पिताजी ने मुझे उपहार के तौर पर दिए थे, मगर उनके एहसान मेरे ऊपर इतने ज्यादा हैं कि मैं चाहकर भी इनका बदला नहीं उतार सकती। मेरे पास तो और कुछ नहीं है मगर ये चैन है, तुम इन्हें बेचकर पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं पिताजी के पीछे अस्पतालों के चक्कर काट सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने पति से नजर बचाकर आई हूँ। वो सरिता की बातें सुन रहा था या नहीं, मगर उसकी नजरें जैसे चैन में गड़ी सी गई थी। अचानक उसकी पत्नी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अरे सोने के चैन तुम्हारे पास कहाँ से आए? इससे पहले कि सरिता सोने के चैन छुपाती, उसने खुद ही देख लिए थे। अब सरिता चाहकर भी उन्हें छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कहीं उसकी पत्नी चैन भी न हथिया ले और उसके पिता का इलाज फिर होने से रह जाए। कमलेश ने वो चैन सरिता से ले लिए। कहने लगा कि तुम चिंता क्यों करती हो सरिता, वो मेरे भी पिता हैं और मुझे भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं उनका इलाज जरूर करवाता, मगर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने अपने पिता की परवाह की। आखिरकार बेटियां ही बाप के काम आती हैं। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ जिसे पिता की सेवा करना भी नसीब नहीं।
वो इतनी ढिठाई से अपनी बेशर्मी के किस्से सुना रहा था कि सरिता जल कर रह गई, मगर मुंह से कुछ न बोली। कहने लगी, इन चेन को बेच दो और पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो तुम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कमलेश ने सरिता को समझाते हुए कहा कि तू चिंता न कर और निश्चित होकर घर जा। पिताजी का इलाज मुझ पर छोड़ दो। कमलेश ने जल्दी से वो सोने के चैन अपनी जेब में रख लिए ताकि सरिता का इरादा बदल न जाए। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छी बेवकूफ़ बहन है, अपने लुटेरे भाई को सोना दिखाकर उसका धर्म और खराब कर रही है। सरिता बेचारी भोली भाली सी थी। उसे इस हद तक यकीन नहीं था कि उसका भाई इस कदर कमीनेपन पर उतर आएगा, मगर जब इंसान का धर्म डगमगा जाए तो वो फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। सरिता के जाने के बाद कमलेश चैन को ध्यान से देख रहा था कि कहीं ये नकली तो नहीं। उसकी पत्नी आई और कमलेश के हाथ से चेन झपट लिए। कहने लगी, यार इतने सुंदर चेन की डिजाइन है, मुझे तो किसी ने नहीं पहनाए। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को चेन पहनाए। कमलेश अपनी पत्नी को देखता रहा। कहने लगा, तुम क्या चाहती हो, मैं इन गहने का क्या करूं? वो तो बिल्कुल ही अपनी पत्नी का गुलाम था। जो बात वो कहती थी कमलेश वही करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी पत्नी ने उस पर कोई जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। उसकी पत्नी एकदम से कहने लगी कि उफ कितनी गर्मी है यहाँ, बार बार लाइट चली जाती है। यहाँ का मौसम तो तुम्हें पता है कि किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए थे। मेरे अरमान धरे के धरे रह गए। कमलेश कमीनेपन से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तो क्या हनीमून पर जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर उसकी पत्नी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है। कमलेश कहने लगा कि पिताजी का इलाज अब मुमकिन नहीं है। सरिता तो झल्ली है, उसे कुछ पता ही नहीं है। भला लकवे का इलाज भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसीलिए पिताजी पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, और कमलेश की पत्नी यही तो चाहती थी। कहने लगी कि चलो शिमला या मनाली घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। ये कहते साथ ही कमलेश और उसकी पत्नी घूमने जाने की तैयारियों में लग गए। कमलेश ने वो चेन एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। उसने पिताजी को थोड़ी बहुत दवा लाकर दे दी और अपनी पत्नी के साथ चलता बना। वो दोनों पति पत्नी अय्याश थे। उनके हाथ में पैसे आ गए थे। अब जब तक वो पैसे उड़ा न देते उन्हें सुकून कहाँ मिलना था। उधर सरिता अपने घर में सुकून से थी कि अब तो उन पैसों से पिताजी का इलाज हो जाएगा। सरिता का पति सूरज अलमारी की चाबी हमेशा अपने पास रखता था, पर एक दिन सफाई करते करते अलमारी की चाबी सरिता के हाथ लग गई तो उसने सोने का चैन निकाल लिया पिता के इलाज के लिए। लेकिन आज उसका पति जल्दी में घर आया। कहने लगा कि अलमारी की लॉकर की चाबी कहाँ है। सरिता परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस पर उसका पति कहने लगा कि मेरी दुकान में कपड़े अभी बिक नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ से माल उठाया था उनको पैसे तो देने हैं, बहुत घाटे में चल रहा हूँ। लगता है मुझे वो चेन बेचने पड़ेंगे ताकि मैं इस नुकसान को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाएं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और सरिता के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका बीपी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही उसके पति ने लॉकर खोला तो चैन वहाँ से गायब थे। वो सरिता पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि तुमने कहाँ गुम किए चैन, मुझे निकाल कर दो वरना इस घर से चली जाना। सरिता उसकी मिन्नतें करने लगी कि मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े थे, इसीलिए मैंने
चेन बेचकर उनके इलाज के पैसे कमलेश को दे दिए तो उसका पति कहने लगा, खाने को कुछ था और न पीने का। अरे पर वह तो अपनी पत्नी के साथ शिमला घूमने गया है। तेरा भाई वह क्या इलाज कराएगा। अब निकल जा तू इस घर से, अपना शक्ल भी मत दिखाना। कमलेश बस उनकी जेब में थोड़े से पैसे डालकर चला गया था। सरिता जैसे घर पहुंची वह सर पकड़कर बैठ गई कि कहाँ जाऊं। उधर कमलेश अपनी पत्नी के साथ शिमला में गुलछर्रे उड़ा रहा था। वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हों। जब वो मौज मस्ती करके और सारे पैसे लुटाकर हनीमून से वापस घर आए तो घर आते ही आसमान उनके सर पर आ गिरा। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कुलदीप साहब बहुत ही खुश हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। अब तो वो चल फिर भी सकते थे और सरिता उनकी सेवा में लगी हुई थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इतनी ज्यादा खुशहाली घर में देखकर कमलेश के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो कुलदीप साहब के पास आया और कहा कि पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए। जिस पर कुलदीप साहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था। उसकी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसा दिया था और आज उसकी बेटी डॉक्टर बन गई। उसी ने मेरा फ्री में इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो रही थी और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा कर दूं। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा सरिता और इसके बच्चों का, क्योंकि जब तक इसके पति का दिमाग ठिकाने नहीं आता सरिता इधर ही रहेगी अपने पिता के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे वो मैं सरिता और इसके बच्चों पर खर्च करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो भगवान नसीब वालों को देता है। कमलेश अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने अपने पिता की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ न था, क्योंकि वो पहले ही पिता की कमाई पर पल रहा था। तो दोस्तों, कमलेश का लालच उसे सच में ले डूबा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। दिल से धन्यवाद।